राम राम साहब, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और मैं हूं मयूर अलबेला। आज बात करेंगे एक ऐसे समाज की जो सैकड़ों सालों से एक दूसरे को जोड़ता आया है, लेकिन आज खुद बिखर चुका है। जिसकी वाणी ने वेद पढ़े, लेकिन अब वही वाणी सिर्फ आरोपों और ऐलानों तक सीमित है। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज की, विप्र शक्ति की, जिसकी शक्ति अब शक्ति प्रदर्शन में उलझ गई है। इतिहास गवाह है, जब भी धर्म डगमगाया विप्र खड़ा रहा। चाणक्य ने सत्ता को नीति सिखाई, परशुराम ने अन्याय का सिर काटा और मंगल पांडे ने देश की आजादी की पहली चिंगारी फूकी। लेकिन आज वही ब्राह्मण समाज खुद के भीतर एक जंग लड़ रहा है। बात अगर उदयपुर की करें तो स्वर्गीय देवी शंकर चौबीसा के नेतृत्व में ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले कई साल पहले हजारों ब्राह्मणों को एकत्रित कर पूरे मेवाड़ में तहलका मचा दिया था। वक्त के साथ ब्राह्मण एकता परिषद की जगह विप्र फाउंडेशन ने ले ली और मात्र 15 सालों में देश के कोने कोने में इस बैनर तले विप्र समाज एकजुट हुआ। 2018 की वो गूंज, वो कदमों की थाप जिसने उदयपुर की सड़कों को हिला दिया था, क्या वो आवाज आज भी बाकी है या फिर सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया, बैनर और बाइट तक सिमट कर रह गया है? वर्ष 2018 में विप्र फाउंडेशन ने 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों की रैली निकालकर पूरे मेवाड़ में अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन कोरोना के बाद जैसे सब कुछ टूट गया, एकता की जगह आई अहम की लड़ाई। और आज 2025 में जब परशुराम जयंती जैसे पर्व के मात्र 10 दिन शेष हैं, ब्राह्मण समाज खुद उलझ चुका है। संगठन बंट चुके हैं और नेताओं ने समाज से ऊपर अपने हित रख दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने दिनेश शर्मा, जो कि विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं या यूं कहें कि बी टीम के कप्तान हैं, उनसे बात करी तो उनका क्या कुछ कहना है आप खुद सुने। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि विगत 17 सालों से शोभा यात्रा निकल रही है परशुराम जयंती के ऊपर, और इस वर्ष 18वीं शोभा यात्रा निकलने जा रही थी, पर इस वर्ष कुछ बदलाव देखने को मिला है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि शोभा यात्रा ही 2 हो गई। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है, मेरी ये मान्यता है जी कि यहाँ उदयपुर में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में जी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है जी। और यदि शोभा यात्रा 2 की जगह 10 भी निकले ना जी, तो मुझे और विप्र समाज को कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा परशुराम जयंती के दिन जी, हर गली हर मोहल्ले से शोभा यात्रा निकलती है, तो हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा निकले। रही बात विवाद की, तो ब्राह्मण समाज में कहीं भी किसी भी तरह का कोई टूटन नहीं, कोई विवाद नहीं है। मतलब हर जगह से शोभा यात्रा निकले उससे एतराज़ नहीं, समाज टूटता है उससे कोई एतराज़ नहीं। समाज टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि शोभा यात्राएं ज़्यादा निकलेगी तो समाज का विस्तार ज़्यादा होगा। जो भी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं कर तो समाज का ही काम रहे, वो भी ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, हम भी ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या? मेरा तो ये मानना है कि भाई संगठन अपनी अपनी विचारधारा रख सकते हैं, पर साल का एक दिन तो ऐसा मुकम्मल हो जिस दिन सभी एक मंच पर बैठ सके, सभी एक मंच को साझा कर सके। वैसे भी ब्राह्मण समाज जो है लगातार राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व खोता जा रहा है। अगर आप उसका प्रत्येक उदाहरण देखना चाहें तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां जिला अध्यक्ष पहले ब्राह्मण हुआ करते थे भाजपा आपके संगठन के, क्योंकि विधायक तो हमेशा से जैन समाज से आते हैं, और ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, पर इस बार तो वो भी नहीं मिला। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ जी कि उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण वास्तव में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये विडंबना है और दुर्भाग्य है इस बार जी कि संभाग के अंदर राजसमंद को छोड़कर कहीं भी ब्राह्मण जिलाध्यक्ष नहीं है। इस बात के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। आपको ध्यान हो तो विधानसभा चुनाव से पूर्व हमने पानेरू की मादरी में विप्र पंचायत बुलाई थी, विप्र सेना के बैनर तले। उस वक्त मैंने मंच के माध्यम से ये बात कही थी, मैंने कहा मावली का टिकट बाकी है, यदि वहां ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया तो पार्टियों को नतीजा भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा होगा उसका ठीक उसके 2 दिन बाद ब्राह्मण को मावली से टिकट दिया। आप बिल्कुल सच्चे और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और हमेशा अपने बात को प्रखरता से कहने के लिए जाने भी जाते हैं। आज सत्य सत्य बताइएगा कि क्या
इस पूरे झगड़े की जो शुरुआत है, क्या वो मावली चुनाव से पहले से हुई है, 2023 से हुई, जब धर्म नारायण जी ने एक मंच से बोला कि अगर मावली से मुझे टिकट नहीं देते हैं तो दिनेश जी कावड़िया को दे दीजिए, मैं उनका समर्थन करता हूं। तब आपके जो राष्ट्रीय सुप्रीमो है विप्र सेना के सुनील जी तिवारी, उन्होंने कहा कि आप होते कौन है समर्थन देने वाले, वहां किसी ब्राह्मण का ही टिकट फाइनल होना चाहिए, अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो किसी और को टिकट मिले। क्या झगड़े की शुरुआत वहां से ही हुई? इसे झगड़े की शुरुआत तो नहीं कर सकते, लेकिन सुनील जी ने जो कुछ कहा वो गलत भी नहीं कहा। रही बात धर्मलाल जी ने दिनेश जी के लिए अगर कहा है तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको धर्मलाल जी से करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, पर आप तो उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं ना, विप्र सेना के आप है और विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात बयान दिया। तो मैं कह रहा हूँ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर वो बयान दिया है तो उन्होंने वो बयान कहीं गलत नहीं दिया। उन्होंने इसलिए कहा कि यदि आप टिकट की मांग कर रहे हैं तो आप किसी ब्राह्मण की मांग करें। जी, हम ब्राह्मण समाज में काम करते हैं तो ब्राह्मण के लिए मांग करें जी। और अच्छा यही होता है, ब्राह्मण की मांग करते। जी, कोई अभी के शर्मा जी द्वारा भी एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि भाई आपकी तरफ से भी 5 जनों का प्रतिनिधि मंडल आ जाए और विप्र फाउंडेशन की तरफ से भी 5 जनों का प्रतिनिधि मंडल आ जाए और बैठकर एक मंच पर बात हो जाए, क्योंकि समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने की जरूरत थी। तो आपकी तरफ से तो प्रतिनिधि मंडल चला गया था, पर विप्र फाउंडेशन की तरफ से प्रतिनिधि मंडल नहीं जा पाया। वैसे उनको भी आना चाहिए था। यदि किसी कारणवश न आ पाए हो तो मैं जहां तक सोचता हूं आप उनसे सीधे सीधे अगर सवाल करें तो वो ज्यादा उचित रहेगा। क्या आज भी अगर वे लोग आगे बढ़कर आपके पास आते हैं या वे अभी भी कहते हैं कि हम साथ में आने को तैयार हैं, तो क्या अभी भी विप्र फाउंडेशन और विप्र सेना एक मंच पर आकर भगवान परशुराम जी की जयंती बनाने को तैयार है? मैंने पहले भी एक वीडियो जारी करके ये बात कही कि आज भी विप्र सेना तैयार है और हम सर्व ब्राह्मण समाज को साथ लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और यदि विप्र फाउंडेशन और विप्र सेना साथ आना चाहे तो मुझे कहीं कोई आनाकानी नहीं है। हम शहर से आज भी तैयार हैं। जी, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछना था कि भाई विप्र सेना हमेशा विप्र फाउंडेशन के खिलाफत करती नजर आती है। उसका कुछ उदाहरण ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। जब पूरा ब्राह्मण समुदाय जो था वो गौरव वल्लभ के साथ लगा, पर विप्र सेना ने एक अलग ही मोर्चा खोल रखा था, वो गौरव वल्लभ के साथ भी नहीं आए। मैं इसका जब आप स्पष्टीकरण ब्राह्मण होने की बात करते हो तो ब्राह्मण प्रत्यक्ष ही मिला था कांग्रेस की तरफ से, उसका समर्थन करते हैं आप। मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं आपको। गौरव वल्लभ जी से हम मिले, हमने बात भी करी, उन्होंने कुछ शर्तें भी ऐसी रखी और विप्र सेना कतई उस ब्राह्मण का साथ नहीं देगी जो ब्राह्मण सनातन विरोधी हो। और मैं भी इस बात से सहमत हूं, यदि कोई ब्राह्मण हो और सनातन विरोधी हो तो हम उसका साथ नहीं देंगे। उस वक्त वो सनातन के पक्ष में नहीं थे, आज वो सनातन के पक्ष में हैं, हम उनके साथ हैं। आज कैसे हो गए सनातन के पक्ष में? पहले वो अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो मैं सीधे सीधे आपको कहूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूं। अच्छा, इस वजह से मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। इसमें वो सनातन पक्ष का है, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी, विपक्ष की पार्टी का बोला है, सनातन विरोधी बोला है। उन्होंने सनातन के खिलाफ बोला है, कई बार बोला है, टीवी के चैनल पे आपने भी देखा होगा, उन्होंने बोला है। इसलिए हम लोग, और रही बात दूसरी, पहले तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में भी हूँ, इसमें कोई द्वारा नहीं। यदि राजनीति की बात हम करेंगे तो मैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा। जाना ही तय है, मुझे तो जाना ही जाना है, कि हम भी संगठन में। तब ब्राह्मण और कोई क्राइटेरिया मायने नहीं रखता? महीने क्यों नहीं रखता? रखता है। यदि सामने कोई ऐसा ब्राह्मण होता, नहीं, मैं तो एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, ऐसा ब्राह्मण होता जो सनातन धर्म की रक्षक वाला होता और फिर वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लाता, तो क्या फिर दिनेश जी शर्मा उसका समर्थन करते या बीजेपी का समर्थन? फिर मैं समाज के बैनर पे यदि खड़ा होता तो निश्चित रूप से ब्राह्मण का समर्थन करता जी, और भाजपा के बैनर पे खड़े होते तो नहीं करता जी। दोनों बातें हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके सामने जी। अच्छा, आप जैसा बता रहे हो कि भाई खुले तौर पर मोटा मोटा ये बात मानी जाए कि अगर जितनी ज़्यादा रैलियां निकलेगी उतना समाज को उससे फायदा है, समाज को उससे कहीं नुकसान नहीं है। किस बात का नुकसान है? मैं नहीं सोचता। जैन समाज इसके उलट एक उदाहरण है, उनके कई संगठन हैं, कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं,
जैन सोसाइटी है, जीतो करके एक उनका मंच है, बहुत सारी अलग अलग सोसाइटियाँ हैं। पर जब महावीर जयंती की बात आती है या कोई ऐसा जुलूस होता है, उसमें तो सभी एक ही मंच पर दिखते हैं। आप निश्चिंत रहें, जैन समाज का जुलूस निकलता है, जुलूस आपने देखा होगा, आयड़ में अलग निकलता है, बड़गांव में अलग निकलता है, बटैनी चोटा में अलग निकलता है, हिरणमंगरी में अलग निकलता है, अंतोगत्वा लास्ट में एक होता है। तो हो सकता है 27 तारीख के दिन में हम आपको एक मंच पर नजर आए, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अभी भी मतलब भविष्य घर में क्या छुपा है कुछ नहीं पता। क्यों नहीं है, सब कुछ संभव है जी हमारी कोई जमीन जायदाद की लड़ाई तो है नहीं जी ये समाज का काम है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं जी। और हो सकता है हम 27 तारीख तक हम भी एक मंच पर नजर आए आप। तो आपने सुना विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा समाज में जितनी शोभा यात्रा निकले वो समाज को और मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि के शर्मा जी के आह्वान पर हमने तो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, पर विप्र फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल बातचीत को नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी भी चाहते हैं कि शोभा यात्रा का कार्यक्रम एक हो, पर सामने वाले महत्वाकांक्षी हैं। अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर नरेंद्र पालीवाल, जो विप्र फाउंडेशन के जोन ए के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप खुद सुने। विप्र फाउंडेशन विगत 17 वर्षों से अनवरत जो है परशुराम जयंती का कार्यक्रम मनाती आ रही है और सर्व ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने का काम करा है। पर इस बार 18वीं बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रदेश की कार्यकारिणी में भी कुछ नाम बदले हैं और कार्यक्रम का स्वरूप भी बदला है। स्वरूप इस तरह से बदला है कि शोभा यात्रा ही 2 निकाल रही है अब की बार। इसको किस तरह से देखते हैं और समाज में जो ये बंटवारा हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मयूर जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका विप्र फाउंडेशन प्रदेश कार्यालय पर स्वागत है। और मेरा कार्यकाल में ये पहली शोभा यात्रा है और विगत 2003 से निरंतर सर्व परशुराम ब्रह्म सेवा समिति के माध्यम से उदयपुर में शोभा यात्रा का आयोजन होता आया है और कंटिन्यू 2003 से उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है जी। 2009 में जब फाउंडेशन की स्थापना हुई तो ये समिति फाउंडेशन में मर्ज हो गई और 2003 में जो शोभा यात्रा निकालते थे, जो अपने उदयपुर से आदरणीय देवी शंकर जी चौबीसा साहब, धर्मनारायण जी, के शर्मा जी, जगत जी नागदा, अनेकों ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन हैं जिनके नेतृत्व में शोभा यात्रा का आयोजन होता आया है। 2009 में भी फाउंडेशन के माध्यम से निकाली जा रही है, लेकिन इसका नेतृत्व करने वाले लोग वही थे, आदरणीय धर्मनारायण जी, के शर्मा जी, देवी शंकर चौबीसा साहब, जगत जी नागदा, ये लोग निकालते हुए आ रहे हैं। इसी क्रम में 2025 की शोभा यात्रा भी विप्र फाउंडेशन के बैनर तले, सर्व ब्रह्म समाज परशुराम सेवा समिति के बैनर तले ये 29 दिसंबर को गणपति वाटिका बोधा गणेश जी में, जिसमें विप्र फाउंडेशन, सर्व परशुराम ब्रह्म सेवा समिति और सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई थी। उसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा हो गई थी कि आगामी अप्रैल माह में 26 से 30 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे और उसकी सारी रूपरेखा 29 दिसंबर को दीपावली स्नेह मिलन में बोधा गणेश जी को बता दी गई थी जी। इन कार्यक्रमों का निर्णय पूरी जो हमारी कोर कमेटी होती है इन्होंने डिसाइड किया, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महामंत्री भी थे, सबने मिलकर डिसाइड किया और कार्यक्रम की घोषणा हो गई। 8 दिन बाद में एक महत्वाकांक्षी संगठन, जिसका नाम लेना मैं चैनल पर उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि देखो जैसे भी हैं ब्रह्म समाज के संगठन है, उन्होंने 27 तारीख को सुबह शोभा यात्रा की घोषणा कर दी। अब सब समाज भी बड़ा है, अपना समाज में अनेक संगठन काम करते हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन समाज टूटे उतनी महत्वाकांक्षा ठीक बात नहीं है। लेकिन अब किसको समझाओ, क्या समझाओ, आप प्रयास किया लेकिन नहीं माने और परिणाम आपके सामने है। 27 को शोभा यात्रा दूसरी निकल रही है, जबकि शुरू से जो संगठन लीड करता आया है वो कंटिन्यू निकाल रहा है, पिछले 2 या 3 से निकाल रहा है। अब उसके पहले अलग शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल आप ही के खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने नया संगठन खड़ा करा है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है पूरे और सबको एकजुट करा है। उन सब विप्र सेना भी है उसमें, विप्र महासेना भी है, ब्रह्म सेना भी है, 2-4 संगठनों ने मिलकर एक टीम भी तैयार करी है। क्या आपको नहीं लगा कि बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि सभी संगठन जो है वो निकले तो विप्र फाउंडेशन में से ही है, बड़े भाई होने के नाते आप उसमें थोड़ी सी सहमति जताते, 2 नाम एक्स्ट्रा लिख देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? हमने काफ़ी प्रयास किया समझाने का और अभी भी विप्र फाउंडेशन, सर्व श्री परशुराम ब्रह्म सेवा समिति और युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़, भूमैजी भाविक नियोग मंडल,
क्रांतिकारी नवयुवक मंडल, अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद और भी अनेक संस्थाएं जो ब्राह्मण समाज के लिए काम कर रही है, उन सब के सामूहिक तत्वाधान में ही ये शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है जी। और स्टार्टिंग में एक संगठन है जो भी 4 महीने पहले बना है, उसी ने दूसरी शोभा यात्रा की घोषणा की और महत्वाकांक्षाओं को लेकर बहुत ही जल्दी कम समय में हाइट पकड़े और नेतृत्व हमारा हो, हम छा जाएं, उस लक्ष्य को लेकर, उस महत्वाकांक्षा को लेकर समाज को 2 टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। और समाज भी बड़ा है, संगठन भी खूब है, अब किसको समझाए, क्या करें, कोई नहीं माने तो क्या करें उसका। सर समाज बड़ा है, संगठन काफ़ी हो जाए, हम तो चाहते हैं 100 संगठन हो जाए, पर जो आज की तारीख में मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण समाज की स्थिति है राजनीतिक रूप से, जिस तरह से ब्राह्मण समाज जो अपना वर्चस्व और अपना वजूद जो है राजनीतिक रूप में बिल्कुल खोता जा रहा है। आप कई पार्टियों के उदाहरण ऐसा देख सकते हैं जहाँ जिला अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण नाम सबसे आगे थे पर उन्हें मौका नहीं मिला, विधायक के लिए दावेदार थे, उन्हें मौका नहीं मिला। और ऐसे में अगर समाज वापस विघटित होता जाएगा, टुकड़ों में बढ़ता जाएगा, तो ब्राह्मण समाज किस तरह से एक अपना स्टैंड ले पाएगा, राजनीतिक रूप से किस तरह से आगे बढ़ पाएगा? विप्र फाउंडेशन विगत 2009 से निरंतर ब्राह्मण समाज के को संगठित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है और 15 साल में अनेक प्रकल्पों को लेकर ये समाज के बीच में काम कर रहा है और सबको संगठित करना, एक धरातल पर लाना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन कभी कभी क्या कुछ चीज़ें अपने हाथ से बाहर होती जाती है, समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे उदयपुर में यहाँ पे मेरे से 7 राष्ट्रीय पदाधिकारी उदयपुर से बिलोंग करते हैं, जिसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय के शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम जी सिखवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरीश जी जोशी, आदरणीय ओम जी जोशी, कृष्णकांत जी पालीवाल, ऐसे 7 पदाधिकारी हमारे उदयपुर में निवास करते हैं। उन्होंने भी काफ़ी अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी। नहीं, ये सारी आपको गलत जानकारी दी गई है। के शर्मा जी के द्वारा हाँ, बोरा गणेश जी आपकी जो मीटिंग हुई थी विप्र फाउंडेशन की 4 दिन पूर्व, उसमें बड़े मन से कहा गया कि भाई हम ये चाहते हैं कि समाज के टुकड़े ना हो, क्योंकि समाज अगर संगठन बढ़ते हैं तो समाज भी बढ़ते हैं। हाँ, ठीक बात। समाज बढ़ेंगे। उन्होंने आपकी तरफ से भी 5 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया और सामने वालों की तरफ से भी 5 जनों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया। सामने वाले वहाँ पर आए पर आप लोग वहाँ पर बातचीत के लिए नहीं गए, क्या कारण रहा? आदरणीय के शर्मा जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आदरणीय हिम्मत जी नागदा हमारे प्रदेश संरक्षक है, वो हमारे संगठन के कर्ता देता है, वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर उनके जो प्रतिनिधि आए उन्होंने डायरेक्ट एक ही बात बोली कि अलग ही होगी, अब साथ होना संभव नहीं है। हमने भी अपनी बुकिंग करा ली है, हमने भी काफ़ी जगह मतलब पथक छप गए हैं और काफ़ी व्यवस्था कर ली है, अब एक साथ ही निकल सकती है। दिनेश जी आज इंटरव्यू देखे गए, दिनेश जी अभी भी तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं एक शोभा यात्रा निकालने के लिए? हाँ, वेलकम, स्वागत है, कहाँ दिक्कत है। शुरू से विप्र फाउंडेशन के बैनर तले, सर्व ब्राह्मण प्रोत्साहन समिति के बैनर तले और जो भी साथ में सहयोगी संगठन है, सबका पत्रक पे नाम चलता है और सबके तत्वाधान में बैनर शोभा यात्रा निकाली जाती है। सबका स्वागत है, आप आइए, वेलकम है, कहाँ तकलीफ है। पिछले 22 साल से शोभा यात्रा सामूहिक निकल रही है। आज भी 55 तरह के ब्राह्मण समाज उदयपुर में काम कर रहे हैं, सब साथ मिलकर और सब समाज इकट्ठा होकर शोभा यात्रा निकालते हैं। आप आए, वेलकम है, स्वागत है उनका। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमने तैयारी कर ली है, हमने पत्रक छपा दिए, सब बुकिंग हो गई है और अब एक साथ निकलना संभव नहीं है, हम अलग ही निकालेंगे। क्या ये उनकी तरफ से दिया गया ऑथोराइज्ड स्टेटमेंट है? हाँ, प्रतिनिधि रूप में वो आदरणीय के शर्मा जी के ऑफिस में गए, जहाँ हमारे राष्ट्रीय मंत्री के शर्मा जी, हमारे प्रदेश हिम्मत जी नागदा मौजूद थे, उनके सामने बात हुई है जी, उन्होंने मना किया। पर आपकी तरफ से जो 5 जनों का प्रतिनिधिमंडल जाना था वो क्यों नहीं जा पाया? नहीं, आदरणीय के शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, वो हमारे वरिष्ठ नीति और हिम्मत जी नागदा मौजूदा स्थिति में तो वो मध्यस्थता करा रहे थे ना। हाँ, मध्यस्थता कराने वाला आपके प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने जब ऑफिस में थे, वहाँ बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप हमको फ़ोन करके बुला लेते, तो उन्होंने मना ही कर दिया, तो बुलाने से क्या मतलब है जी। 3 बजे का समय दिया था, ये लगभग 3:45 बजे आए, तो हमने इनसे 3:30 बजे फ़ोन कर पूछा, भाई साहब को आया क्या? बोले अभी तक कोई नहीं आया है। फिर जब हमने 4:15 बजे फ़ोन कर पूछा, बोले नहीं 3:45 बजे आए, तो आके मना कर दिया उन्होंने, एक साथ नहीं निकल सकती है। अगर अभी वो निकलना चाहे तो स्वागत है, वेलकम है, कहाँ तकलीफ है, एक ही निकलनी चाहिए। एक स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है कि शोभा यात्रा अलग अलग निकले पर समागम हमारा एक जगह हो जाए। स्वागत है, कोई तकलीफ नहीं, स्वागत है, स्वागत है। समाज
समाज में काम कर रहे हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं, और जो प्रकल्प हम लेके चल रहे हैं वो सारे समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, समाज को दो टुकड़े करने के लिए नहीं है। क्योंकि आपको हमने जिस तरह से कार्य करते हुए देखा है विप्र फाउंडेशन में, आपने जिस तरह से युवाओं के बीच में एक अच्छी पकड़ आप लोगों ने बनाई और एक बेहतरीन टीम राजस्थान में जो जोन 1 है उसको बेहतरीन टीम आपने नेतृत्व किया, हमने बिल्कुल देखा उस चीज़ को। पर सर आपको नहीं लगता कि 2 शोभा यात्रा होने से समाज के भी टुकड़े होंगे? चलो संगठन तो 1 से 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समाज में टुकड़े होंगे। मान लीजिए अध्यक्ष अगर विप्र फाउंडेशन के बैनर तले वाले कार्यक्रम में आता है और उसी समाज का महामंत्री जो है वो अगर विप्र सेना वाले कार्यक्रम में जाता है तो समाज भी तो बढ़ता है। हमारा एक ही प्रयास रहा है कि 2 शोभा यात्रा न निकले। हमने काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन कोई नहीं माने तो उसको क्या किया जा सकता है। अच्छा, जो संगठन पिछले 22 साल से निकलता हुआ आ रहा है और जो भी 4 महीने पहले संगठन बना है उसको सीनियर को सीनियर कहने में क्या तकलीफ है उसको? देखो, संगठन भी अनुशासन से चलते हैं, संगठन मर्यादा से चलते हैं, बिल्कुल संगठन मनमानी से नहीं चलते हैं। जो संगठन पिछले 25 साल से धरातल पे काम कर रहा है वो आपका सीनियर है, आपको सीनियर मानना पड़ेगा जी। आप चाहो हम भी संगठन लेके आए, हम आपको बैठ जाए, ऐसा कतई संभव नहीं है जी। संगठन अनुशासन से चलते हैं, नियम से चलते हैं, मर्यादा से चलते हैं जी। और जब विप्र फाउंडेशन और सर्व पशुराम धर्म समाज समिति ने 29 दिसंबर को घोषणा कर दी तो उन्होंने 8 दिन बाद अलग से घोषणा क्यों करी? उनके मन में ही खोट थी जी। तो काफी उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन ऐसी क्या महत्वाकांक्षा थी कि टीम बी बनाने की आवश्यकता पड़ी उन लोगों को? अरे जल्दी से हेड पकड़नी है सबको, सर्वे सर्वा बनना है। आज मैं 2016 से संगठन में काम कर रहा हूँ। मैंने 4 साल विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री के पद पर काम किया है, सन 2016 से 2020 में। 2020 से मुझे विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। मैंने 2020 से 2024 4 साल मैंने उस पद पे भी अपनी पूर्ण क्षमता से समाज के हित में काम किया। और 2024 में मुझे हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में सूरत में मुझे मेन बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मैंने 8 साल संगठन में समाज के लिए कार्य किया है, तब जाके मैं इस प्रदेश अध्यक्ष पद पर मुझे मनोनीत किया है। उदयपुर में जब से ये विप्र फाउंडेशन बना है या सर्व ब्राह्मण पिछड़ा सेवा समिति बनी है, इसके प्रथम अध्यक्ष धर्मनारायण जी जोशी थे, महामंत्री के शर्मा जी थे, सेकंड अध्यक्ष के शर्मा जी थे, महामंत्री लक्ष्मीकांत जी जोशी थे, और ये तीसरा अध्यक्ष होने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो मैं पूरे संगठन को, पूरे समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया है। लेकिन 8 साल तक धरातल पर काम करने के बाद में, अपने आप को सिद्ध करने के बाद में, और समाज जो संगठन ने मुझे दिया है, अब कोई 4 महीने पहले संगठन में आया ना उसको डायरेक्ट ऊपर ही बनना है तो ये संभव नहीं है। पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। आप समाज के लिए काम करो, थोड़ा पेशेंस रखो, समाज ऑटोमेटिक, संगठन ऑटोमेटिक आपको पद दे देगा जी। एक मुख्य प्रश्न यह था कि भाई जिस तरह से धर्मनारायण जी को ब्राह्मण समाज का एक नेता के रूप में माना जाता है और उन्हें पार्टी ने कई बार मौका भी दिया है, बड़ी टीम बदली थी, नया चेहरे आप आए थे, नई टीम आई थी, तो सामने वाले को भी लगा कि भाई ये जो मौका ब्राह्मणों को मिलता है इसका भी पाला चेंज किया जाए, क्या इसी वजह से विवाद पनपा है? मैं समझा नहीं कैसे, मैंने आपका प्रश्न नहीं ब्राह्मणों को मौका मिलेगा या तो विप्र फाउंडेशन में से किसी एक को मौका मिल सकता है या विप्र सेना में से किसी को मिल सकता है। किस चीज में? राजनीतिक रूप से नहीं। मैं तो मेरा प्रश्न कह दूँ कि हम समाज का काम कर रहे हैं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, और हमने अपने आप को खरा भी सिद्ध किया है। हम भली भाजपा की सोच रखते हैं, आरएसएस की सोच रखते हैं, लेकिन जब उदयपुर से गौरव वल्लभ जी को टिकट मिला कांग्रेस से, गौरव वल्लभ जी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे फाउंडेशन से, और हम जब से मैं जुड़ा हूँ तब से हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो हमने एक समाज के व्यक्ति होने के नाते हमने अपनी सारी विचारधारा को साइड में रख के हमने गौरव वल्लभ जी का खुल के प्रचार किया। हमारी अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हम सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं और हमारी सोच सामाजिक और समाज के लिए काम कर रहे हैं। जबकि विप्र सेना ने तो बीजेपी का सपोर्ट करा था। तो गलत है। जिस संगठन के अपने कोई सिद्धांत ही नहीं है वो क्या समाज का भला करेंगे? वहीं उसके उलट धर्मनारायण जी ने मावली में एक स्टेटमेंट दिया था। धर्मनारायण जी ने कहा अगर मुझे मावली से मौका नहीं मिलता है तो दिनेश जी कावड़िया को मौका मिलना चाहिए। तब विप्र सेना के जो भारत के सुप्रीमो हैं तिवारी जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि धर्मनारायण जी ये कोई नहीं होते कहने वाले कि किसको मौका मिलना चाहिए, वो ब्राह्मण सीट और वहाँ से किसी ब्राह्मण को ही मौका मिलेगा। क्या उसी विवाद की वजह से ये सारा विवाद पनपा है? नहीं, इस विवाद का उससे कोई कंसल्ट नहीं। देखो, जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की अलग मजबूरियाँ होती हैं, उनकी अलग मर्यादाएं होती है। लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल का मैं पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं
मतलब शुद्ध रूप से सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के संगठन में काम कर रहा हूँ, तो हमारी पूरी सोच, पूरा समर्पण समाज के प्रति है। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है जी। और विप्र फाउंडेशन इसीलिए आज पूरे भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है जो ब्राह्मण समाज के साथ समाज के लिए काम कर रहा है। वो इस राजनीतिक जाजम से परे है और पूर्ण रूप से समाज के लिए काम कर रहा है। तो आपने सुना नरेंद्र पालीवाल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये कार्य हम वर्षों से करते आ रहे हैं। तो आपत्ति किस बात की थी? उन्होंने कहा कि के शर्मा जी के बुलावे पर वे सभी लोग आए जरूर थे, पर उन्होंने आते ही अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि हम सब बुकिंग कर चुके हैं, इसलिए पीछे नहीं हट सकते। जब फैसला तय था तो बातचीत करके कोई निर्णय नहीं निकलता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा संगठन बड़ा है और पुराना भी, यह सब हम सभी में से निकले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का ध्यान उनको भी रखना चाहिए था। अब आपको मिलवाते हैं इस पूरे विवाद पर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा का क्या कुछ कहना है। उन्होंने भारी मन से कहा कि बिल्कुल 2-2 शोभा यात्रा निकलने से मन में पीड़ा जरूर है। हमने प्रयास भी किया पर हम सफल नहीं हो पाए। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अगर धर्म नारायण जी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ देते तो मंजर कुछ और होता। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि ये सभी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अब हम हमारे मन को कितनी भी तसल्ली दे दें कि उदयपुर बड़ा हो गया है, इसलिए 2-2 शोभा यात्रा निकल सकती है, पर हकीकत यह है कि ये समाज में फूट को दर्शाता है। लंबे समय तक उदयपुर में जो शोभा यात्रा निकलती आई है वो आप ही के नेतृत्व में और धर्म नारायण जी के नेतृत्व में और तमाम जो सीनियर ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन सभी के नेतृत्व निकलती आई। पर यूँ कहा जाए कि उसे कप्तान आप थे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर मौजूदा समय में 2 शोभा यात्रा निकलना समाज के लिए कितना अशोभनीय मानते हैं? नमस्कार, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका मुझे भी बहुत पीड़ा है जी। और जब से मैंने सुना कि ये 2-3-4 ग्रुप मिलकर के अलग से कोई ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो मैं पहले तो इंतजार एक्चुअली क्या, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं एक राष्ट्रीय महासचिव होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्व ब्राह्मण समाज समिति का मैं जी महासचिव हूँ और धर्म नारायण जी इसके जी अध्यक्ष हैं। और हमारे उदयपुर के जितने 55 तरह के जो समाज है वो इसके हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और ऑन रिकॉर्ड जी। ये रजिस्टर्ड संस्था है जी, जो हमने रजिस्टर्ड संस्था से इसको रजिस्टर्ड करा रखा है और उसी को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है और मैं उसको यहाँ उसको जी उसकी चर्चा करना भी नहीं चाहता उस पोस्ट को लेकर के। ये हमारा स्थानीय मुद्दा है तो मैं स्थानीय मुद्दे पे अपनी यहाँ की स्थानीय बात करता हूँ। तो मुझे भी पता लगा तो मुझे बहुत चिंता हुई इसकी कि यार ये जिस संगठन को बनाने में एकजुट करने में ब्राह्मण समाज को हमारे स्वर्गीय देवी शंकर जी चौबीसा ने बहुत जी प्रयास करके इसको संगठन को बनाया और उसके बाद हम भी साथ लगे और इसको जोड़ते जोड़ते आज हमने आज ऐसा कर दिया उदयपुर के अंदर। पिछले हम 15-20 साल से उदयपुर के अंदर ये विप्र फाउंडेशन के और भगवान परशुराम सौर ब्राह्मण समाज समिति के बैनर के ऊपर ये यात्रा निकाल रहे हैं और अच्छी यात्रा निकल रही है। हमने 2015 के अंदर बीएन कॉलेज के अंदर 25,000 ब्राह्मणों का एक जोरदार सम्मेलन किया था जी, जो बीएन कॉलेज के अंदर था जी, शानदार सम्मेलन था। उसके अंदर 25,000 ब्राह्मण उसके अंदर इकट्ठे हो गए थे जी। तो मेरा ये एक किसी चीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन कई छोटी मोटी बातें ऐसी हो जाती तो बहुत बड़ा पेन होता है जी। अभी हमारे इसका जोन का जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र पालीवाल जी को बनाया गया है जी और सारी कमान उनके हाथ में है, वही इस चीज़ को देख रहे हैं और हमारा मैटर भी नहीं है और हम उसको इंटरफेरेंस भी नहीं करते कि भाई आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं और आप लोगों के नेतृत्व में तो वो शोभा यात्रा का जो कारवां अनवरत चलता आ रहा था, अब 2-2 निकल रही है तो मन में एक ब्राह्मण होने के नाते कितनी पीड़ा है? देखो, ब्राह्मण होने के नाते तो बहुत मेरी पीड़ा है। तो मैं देख रहा था कुछ ना कुछ इनका सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन जब सारी जानकारी ली तो कोई सोल्यूशन मुझे कोई नज़र नहीं आया जी। और अभी जब ये हमारी बैठक थी, अभी ये बोरा गणेश के ऊपर
स्नेह मिलन के नाम से और सारी तैयारी की नाम से जो बैठक की थी इन लोगों ने, तो मैं भी उस बैठक के अंदर गया था। और उस बैठक के अंदर आप देखो सारी मीटिंग के अंदर सब लोग जान रहे हैं, उन लोगों ने भी घोषणा कर रखी कि हम भी 27 तारीख को सुबह 8 बजे परशुराम चौराहे से हिरण बगरी के अंदर ये शोभा यात्रा निकालेंगे जी। और हमारा तो ऑलरेडी शाम का जो फिक्स था, हमने पिछले साल से हम शाम को ही 3 बजे इसको, क्योंकि सुबह मॉर्निंग के वक्त धूप बहुत होती तो हमने कहा कि हम शाम के टाइम इसको प्रयास करते थे। हमने शाम के टाइम इसको पिछले साल से इसको प्रारंभ किया था, तो वो बरसात आने से वो मामला बैठा भी नहीं था, मीटिंग भी हमारी हो नहीं पाई थी। लेकिन शानदार हमारी ये जो शोभा यात्रा, शानदार शोभा यात्रा निकल गई थी। अच्छा हजूम था, 7-8-10 हज़ार करीब लोग उसमें थे। नया नेतृत्व आया तो नए नेतृत्व के हिसाब से ये सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं करना। लेकिन जब पता लगा कि ये 27 तारीख को सुबह भी ये लोग कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शाम को भी हमारी जो शोभा यात्रा निकाल रही है, तो उसके अंदर मुझे जब ये बोरा गणेश जी पे सारी चर्चा चल रही थी, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, तो मैं देखा कोई ना कोई चर्चा इसकी करेगा। लेकिन उसके पहले मेरे पास प्रशासन का भी फ़ोन आया मेरे पास, और मेरे पास कुछ समाज के अध्यक्षों के फ़ोन आए जी कि भी ये दो यात्रा है, ये आपकी परशुराम की जयंती की निकल रही है, तो ये क्या है, मतलब आप इसको जी रोको इसको। तो समाज के अध्यक्ष की बात भी, अच्छा मैंने कहा यार अब इसको ये इस स्थिति में आ गया, मैं इसमें इंटरफेरेंस करना नहीं चाह रहा था जी। क्योंकि ये सारा जो कुछ भी अभी वाला देख रहे हैं, सारा इसको नए नेतृत्व जो आया है उसको धर्मनारायण जी जोशी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ उसको। नहीं तो एक मुख्य प्रश्न है आपसे, धर्मनारायण जी जोशी को अगर आप मौजूदा आपकी टीम का कोच कहें, अगर आप कप्तान है तो उन्हें कोच कह सकते हैं, क्या उनकी मौन की वजह से ही ये सारा रायता ज़्यादा फैला है? तो ये तो सामने की बात है, बाकी इतना फैलने की जरूरत क्या थी जी भाई। अगर वो कोई अपना कोई स्टैंड लेते हैं इसके ऊपर, जब उनको मालूम पड़ी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको इसके बारे में कुछ निर्णय लेना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। जब किसी ने कुछ निर्णय नहीं लिया, मेरे पास जब लोगों के फ़ोन आया, जब मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, देखो ये आज मैं किस स्थिति पे हूँ, कहाँ हूँ, वो मुद्दा नहीं है। मैं आज राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है, वो मुद्दा अलग है। ये हमारा स्थानीय मुद्दा है, और इसके ऊपर वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इसके ऊपर इसमें हस्तक्षेप करते हैं, ये इनका कोई रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने किसी ने भी कोई रास्ता नहीं निकाला, तो मैं खुद वहाँ सब लोगों से बातचीत की। मैंने कभी ये मेरे सामने समस्या आई है, ये मैंने चर्चा इसकी किसी से भी नहीं की। लास्ट में बोला भी, मैं लास्ट में मैंने कहा मैं खाली लास्ट में आप सब लोगों से एक राय करना चाहूँ। मेरी इच्छा ये थी कि मैं उन लोगों को भी बुला लूँ, इन लोगों को भी बुला लूँ। और विप्र फाउंडेशन के लोग आपके बुलावे पर भी तो नहीं आए? हाँ तो नहीं आए, तो अब ये तो उनकी बात है, नहीं आए तो बाकी मैं तो आप तो उस परिवार के कुनबे के मुखिया होने के नाते उनको डांट के भी तो बुला सकते थे। मेरी एक बात सुनो, कोई डांट के बुला सकते हो तो ये मानसिकता उन लोगों की है, उनका सम्मिलित उनको नहीं करना था, इसलिए नहीं आए लोग जी। बाकी मेरी इनके घनश्याम जी है मेनारिया, जो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई थी। वो कह रहे आप जैसा आप करोगे हम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये नई जो ये बनी है महासेना, वो भी इन लोगों के लोग ही हैं जी। बिल्कुल। ये भी जो पहले जो निकले वो भी हमारे लोग थे जी। विप्र सेना बनी वो भी हमारे लोग ही थे, और ये जो बनी ये भी हमारे लोग ही थे। अखंड ब्राह्मण समाज था, धीरे धीरे टुकड़े होते धीरे इन्होंने अपने जी। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे कि 2023 में एक बयान धर्मनारायण जी जोशी के द्वारा चुनाव के दिनों में दिया जाता है। ब्राह्मण मावली जो सीट है उसको ब्राह्मण बहुल्य इलाका माना जाता है और हमेशा से किसी ब्राह्मण को मौका मिलता आया। धर्मनारायण जी जोशी ने चुनाव से इन वक्त पहले एक बयान देते हैं कि अगर मुझे मौका नहीं देते हो तो दिनेश जी कावड़िया को वहाँ से मौका दे देना, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जिससे नाराज होकर विप्र सेना के जो भारत के सुप्रीमो हैं तिवारी जी, उन्होंने ये कहा कि धर्मनारायण जी कौन होते हैं किसी को समर्थन देने के लिए, वहाँ से किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मौका मिलेगा। जिसके बाद दोनों के बीच में शीत युद्ध चला। क्या इसी वजह से धर्मनारायण जी जोशी जो हैं वो आमदा थे कि विप्र सेना को मंच साझा नहीं करने देंगे? देखो ये ऐसा उनके मन में, मैं नहीं लाता हूँ ऐसा कुछ उनके मन में कुछ रहा हो,
और दूसरा है कौन किसके लिए, ये राजनीतिक मुद्दा हम हमारे ब्राह्मण संगठन में हम लाना भी नहीं चाहते हैं और न हम लाते हैं, लेकिन हमारा ये एम रहता है कि हम हमारे व्यक्ति को मजबूत करें। अगर हमारा ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ता है तो हम उसको ब्राह्मण समाज तो फिर विप्र सेना ने लेटर लिख कर ताराचंद जी का समर्थन क्यों किया गौरव वल्लभ के सामने? तो उन्होंने तो क्या, तो उनको देखना है, वो तो आज दिन तक मेरी बात सुनो, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग हमेशा जो जिस संगठन में इसको बनाया, जिस संगठन ने उसको आपके इस सुनील तिवारी जी को हाइट दी, ये उसी संगठन के सामने आके खड़ा हो गया। और आज ये उदयपुर के अंदर जो हुआ वो भी क्या, वो भी ये उसी एक पार्ट है ये जी। मतलब कुल मिला के ये अपने आपको ये सिद्ध करने के लिए हम लॉयल नहीं हैं और ये अलग से करके कोई बात थी तो बैठ कर करते क्या है क्या नहीं। और दूसरा ये जो व्यक्ति जिसको पावर मिला है उसको भी चाहिए कि मैं थोड़ा झुक करके कोई बात करूं। आज कोई पेड़ होता है तो कम से कम जी भाई, अगर विप्र फाउंडेशन को बड़ा भाई कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो क्या बड़े भाई होने के नाते उनको नहीं लग रहा था कि 18 साल हो गए थे, अब तो छोटे भी वयस्क हो चुके थे, तो छोटे भाई थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था। उनका अगर बैनर पे नाम लिखा देते तो विवाद ही खत्म हो जाता। बैनर का नाम का कोई मुद्दा भी नहीं था, बैनर का नाम का मेरी जो उनसे बातचीत हुई थी न तो वो बैनर का नाम मांग रहे थे, वो तो कुछ नहीं मांग रहे, वो कह रहे हम इसी बैनर के नीचे हम आके काम करने के लिए तैयार हैं, जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं। खाली हमारे अभेदा सानंद जी जो संत हैं उनको हमने बुलाया, आप उनको मंच पे बैठा देना और हम जो आप स्वागत करो तो उसमें हमारे लोगों को भी नाम। मेरी घनश्याम जी से बात हुई तो बस इसमें क्या आपत्ति थी? मुद्दा कोई कुछ नहीं था, ये लोग आ जाते तो मैं इस मामले को सुलझा देता। आज मुझे दुख इस बात का है कि मैं ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए भी ये समस्या में नहीं सुलझा सका और ये रायता जो फैला है ये आने वाले समय में समाज में घुस जाएगा। आज एक समाज का व्यक्ति, कोई भी एक समाज ले लो, कोई भी एक समाज का व्यक्ति अगर अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन के साथ जाता है, दूसरा जो महामंत्री अगर वो दूसरे उनके साथ जाता है, विप्र सेना के साथ जाता है, तो आपस में भी ये समाज ही तो बट रहा है ना, बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी आने वाले समय में बहुत बड़ा ये। अंतिम और आखिरी प्रश्न आपसे, राजनीतिक रूप से ब्राह्मण जो है मौजूदा परिस्थिति में सबसे कमजोर स्थिति में है। देखो समझो, सबसे कमजोर स्थिति में एक सब नेता लोग खाली अपने अपने स्वार्थ को लेकर के नहीं, मैं आपको उसका व्यक्ति से उदाहरण देके बता देता हूँ। मावली में किस ब्राह्मण को मौका मिला पर किसी कारणवश वो चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद दोनों ही पार्टियों के जिला अध्यक्ष में से एक भी ब्राह्मण नहीं है। यूआईटी के चेयरमैन में भी कई नाम है पर उनमें भी किसी ब्राह्मण का नाम अभी अव्वल दर्जे पर नहीं चल रहा है। शहर की विधायक आपके पास नहीं है। मेयर में भी हो सकता है जनरल पुरुष सीट आए तो हो सकता है किसी जैन को मौका मिले, ब्राह्मण को मौका मिले, पर वो भविष्य घर में। पर जिस तरह से ब्राह्मणों में फूट देखने को मिल रही है राजनीतिक रूप से, ये इसको कितना हानिकारक मानते हो? देखो ये बहुत बड़ा हानिकारक है। ये राजनीतिक क्षेत्र से अगर इस बात को हम लें और बीजेपी और कांग्रेस की कोई बात नहीं है। आज अपन जहाँ अगर ब्राह्मण समाज का संगठन मजबूत होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो हमेशा पावर गेम देखती है। अगर हम संगठित होंगे तो बीजेपी का कोई भी हमारा व्यक्ति होगा तो उसको चांस मिलेगा और कांग्रेस का भी होगा तो उसको चांस मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम संगठित होंगे, जब हमारी बात एक होगी, जब हमारा नारा एक होगा, हम सब संगठित हैं। लेकिन एक दूसरे अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे बढ़ जाते हैं और इस ढंग से जो आज उदयपुर की जो हालत हो रही है वो आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव में भी, नगर निगम के चुनाव में भी ये नुकसान देने वाली बात है और ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। कुल मिला के आज हमने जो मेहनत की है जी, मतलब पानी फिरता नजर आ रहा है, उसके ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है। मतलब मुझे ये नहीं था कि ये हमारे होते हुए भी ये दो यात्रा निकली। अब हम एक बात के लिए एक मन को तसल्ली देने के लिए ठीक है भाई उपनगर की वो बहुत उदयपुर बड़ा हो गया है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, हम इतने लंबे चौड़े इधर नहीं निकाल सकते अंदरी क्षेत्र में, तो ठीक है एक यात्रा उधर निकल गई, एक यात्रा इधर। लेकिन दोनों में लोगों के अंदर आपस में प्रेम भाव स्नेह ये होना चाहिए पदाधिकारियों में जी। ये है। अब ये जो कार्यक्रम है हो रहा है, अगर उनके मन में भाव है तो ये हमारे पदाधिकारी उनको बुलाए वहाँ उनके कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि दोनों का अलग अलग टाइम है। और हमारे भी पदाधिकारी को ड्यूटी चाहिए कि वो भी उनको बुलाएं, ताकि ये जब तक आप तुम ऐसे आपस में अगर उलझते रहोगे तो कोई मतलब इसका समस्या का समाधान नहीं है और एक बिखराव पैदा होगा। अगर अभी भी सामंजस्य चाहते हैं ठीक है, तुम अलग निकाल रहे हो निकालो, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं धर्मनाथ जी को ले जाओ आप उसके अंदर कार्यक्रम के अंदर,
स्वागत करो उनका। हम भी तुम्हारे जो पदाधिकारी हैं उनको बुला करके इस कार्यक्रम के अंदर शाम को बुला करके सम्मान करेंगे, और दोनों हमारे लोग भी जाकर के भोजन करेंगे। धर्मनारायण जी शाम की को वो भी स्थिति लोग- तो धृतराष्ट्र जैसी हो चुकी है, वो देखते हुए भी कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। देखो ये और आपकी स्थिति हो चुकी है भीष्म पितामह जैसी, आप सब कुछ देखकर भी मौन आपको रहना पड़ रहा है। देखो मैं मौन नहीं था, मुझे तसल्ली है, मैंने अपना प्रयास किया, वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ वो उसको मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे मेरी तसल्ली है कि मैंने इनके लिए पूरा एकजुट होने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया, और अब ये नहीं हुआ तो ये तो ठीक है, इसका आगे गर्त में बताएंगे क्या है क्या नहीं है। कभी पढ़ा था विप्र वही जो परहित में रमा हो, पर आज दिख रहा है विप्र वही जो प्रेस नोट में छपा हो। नेता मंच मांगते हैं और समाज दिशा मांगता है। नेता फूल मालाएं पहनते हैं और युवा हाथ मलते रह जाते हैं। कहते हैं जब भीष्म मौन हो जाए, धृतराष्ट्र आंख मूंद ले और दुर्योधन लड़ा रहे, तो महाभारत होनी तय है। और फिर कृष्ण भी चुप रह जाए तो जीत किसी की नहीं होती। ब्राह्मण समाज की फूट भविष्य पर सवाल खड़ा करती है। आज समाज के पास संगठन तो हैं, कार्यक्रम भी हैं, लेकिन क्या हम एक मंच पर आ सकते हैं? क्या परशुराम जयंती फिर से समाज को जोड़ पाएगी या ये फूट और बढ़ेगी? निर्णय आपको करना है, क्योंकि अगर आपके घर में ही महाभारत हो जाए तो जीत किसी की नहीं होती। जय जय परशुराम।